नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में देखिए आज की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन और मेरे साथ है। हम आपको फास्ट एंड फैक्ट्स दिखाएं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताना जरूरी है। नाभा जेल ब्रेक से जुड़ी ये खबर है। खबर ये आ रही है कि पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने एनएसए अजीत डोवल से बात की है इस मसले पर। सीएम प्रकाश सिंह बादल ने सुरक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है। बार बार ये भरोसा दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द इन फरार कैदियों को पकड़ लिया जाएगा। एक जगह झड़प भी हुई थी, लेकिन अभी खबर यह है कि एनएसए अजीत डोवल से इस पूरे मसले पर बातचीत हो रही है। केएलएफ आतंकी के फरार होने के बाद हालात का जायजा बाकायदा पंजाब के डिप्टी सीएम एनएसए अजीत डोभाल को भी दे रहे हैं। तो आज सुबह यह खबर आई थी कि हाई सिक्योरिटी जेल नाभा जेल जो कि पंजाब में है, वहां पर 10 बदमाश हथियारबंद आते हैं। ये जो तस्वीर अपने साइड में आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये आशंका जताई जा रही है कि इसी गाड़ी से वो बदमाश आए होंगे। 2 गाड़ियों में भरकर ये बदमाश आते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। पहले एक गेट से अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं, फिर दूसरे गेट पर ये हमला करते हैं। वहीं से पुलिस वालों से एसएलआर छीनकर उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू करते हैं। और इस बीच केएलएफ का वो आतंकी हरमिंदर भागने में फरार होता है 6 कैदियों के साथ। और अब पंजाब के डिप्टी सीएम ने एनएसए अजीत डोवल को इस पूरे मसले पर जानकारी दी है। आज ही जानकारी प्राप्त हुई है उसके संबंध में, और मैंने गृह सचिव को कहा है कि तत्काल जो है पंजाब सरकार से एक रिपोर्ट तुरंत प्राप्त कर लें, और पंजाब सरकार को और भी इस प्रकार की सहयोग की आवश्यकता हो वो हम सहयोग करने के लिए भी तैयार रहेंगे। सुबह करीब 10 बजे हथियारबंद अपराधियों ने पुलिस की वर्दी में नाभा जेल पर हमला किया। बदमाशों ने करीब 100 राउंड फायरिंग की। बदमाश अपने साथ खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू समेत 6 कैदियों को लेकर फरार हो गए। इस वारदात के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। जगह जगह चेक पोस्ट बनाकर तलाशी शुरू कर दी गई है। फरार बदमाशों को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है। Secretary will give me a report on wherever lapses took place and whoever जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा और स्ट्रिक्ट एक्शन लेता जाऊगा। जे जेल सुपरिटेंडेंट डिप्टी सीएम उन्होंने नौकरी तो कर देता है, डिसमिस्ड। जेड़ा डीजी है, जेड़ा डायरेक्टर जेल दा हेड है डीजी, ही हैज बीन सस्पेंडेड। ये जेल ब्रेक हुई है और मैं इसको दावा करता हूँ ये गवर्नमेंट का हाथ है इसमें, और निकाल रहे हैं लोगों को अपनी इलेक्शन के लिए। इसमें लोगों को निकालना और इलेक्शन में इस्तेमाल करना, और माहौल इससे बिगड़ेगा और पुलिस डिमोरलाइज होगी। पंजाब सरकार ने जेल से कैदियों के भागने के बाद पंजाब पुलिस के जेल महानिदेशक को सस्पेंड कर दिया है, जबकि नाभा जेल के सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट को बर्खास्त कर दिया गया है। आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू को 2014 में दिल्ली एयरपोर्ट से पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के वक्त वो थाईलैंड से लौट रहा था। 47 साल का हरमिंदर सिंह मिंटू आतंक से जुड़े 10 मामलों में आरोपी है। 2008 में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह पर हमला भी मिंटू ने ही किया था। शिवसेना के 3 नेताओं की हत्या की साजिश रचने में भी हरमिंदर सिंह मिंटू आरोपी है। हरमिंदर सिंह मिंटू पहले बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा था, लेकिन 2009 में मिंटू ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को फिर से खड़ा किया। मिंटू ने थाईलैंड में अपना अड्डा बना रखा था। समय समय पर वो पाकिस्तान भी जाता रहता था। आईएसआई से आतंकी ट्रेनिंग भी ली थी। आतंकी हरमिंदर के साथ कुख्यात गैंगस्टर विकी गोंडर भी फरार हो गया है। गोंडर अपने गैंग के 15 अपराधियों समेत जेल में बंद था, और माना यह जा रहा है कि विकी के साथियों ने ही जेल पर हमला किया। नोटबंदी को लेकर विपक्ष के विरोध पर पीएम ने वार किया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पीएम ने कल होने वाले विपक्ष के आंदोलन को निशाना बनाया। कुशीनगर में बीजेपी की परिवर्तन रैली के दौरान पीएम ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार और काले धन को बंद करना चाहती है, लेकिन विपक्ष देश बंद करने की बात कर रहा है। पीएम ने कैशलेस सोसाइटी के लिए भी लोगों को जागरूक किया। एक तरफ सरकार, एक तरफ हम सब भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद करने में लगे, काले धन के सारे रास्ते बंद करने में लगे हैं, और दूसरी तरफ भारत बंद करने में लगे। बिना पैसे सारा कारोबार चलाने की दिशा में सारी दुनिया चल पड़ी है। हम पीछे रह गए भाइयों, हम पीछे रह गए। अब हिंदुस्तान पीछे नहीं रह सकता।
आपके पैसे आपके हैं, बिना नोट के भी आप इसका खर्च कर सकते हो। भाइयों बहनों, ये नोटों का उपयोग काले धन वाले संग्रह करना चाहते हैं, हम काले धन वालों को सफल होने देना नहीं चाहते हैं। नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष के ज्यादातर सहयोगी कल पूरे देश में आक्रोश दिवस मना रहे हैं। लेफ्ट पार्टियों ने पश्चिम बंगाल में बंद का ऐलान भी किया है। नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष ने संसद का कामकाज ठप कर रखा है। नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष राष्ट्रपति से भी शिकायत कर चुका है। पीएम ने कुशीनगर में आज अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी में की। नोटबंदी के खिलाफ कल होने वाले आंदोलन से पहले विपक्ष की एकता में फूट पड़ गई है। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि वो नोटबंदी के खिलाफ किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होगा। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के सांसदों से सलाह के बाद फैसला लिया कि जेडीयू 28 नवंबर को विपक्ष के किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होगा। जेडीयू ने महागठबंधन में शामिल आरजेडी और कांग्रेस को अपने फैसले की जानकारी दे दी है। इसके उद्देश्य के ऊपर टोटल समर्थन किया है, स्वागत किया है और हम पहले से विश्वास करते रहे हैं कि काला धन देश के लिए घातक है। इसलिए हमारे किसी जगह जाने का प्रोटेस्ट में शामिल होने का सवाल ही नहीं। अपोजिशन का कुछ टूटने और जोड़ने का सवाल नहीं है। इशूज में कहीं जो है विचारों में अंतर हो सकता है, वह एक अपना निर्णय लेने का किसी को हक हासिल है, उसमें मुझे अलग से कुछ कहना नहीं है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार का विशेष अभिनंदन करना चाहता हूं। मोदी जी की काले धन के खिलाफ जो लड़ाई है उसका समर्थन किया है। मैं इस सार्वजनिक मंच से श्री नीतीश कुमार का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जेडीयू ने नोटबंदी के सरकार के फैसले को सही बताया है। नीतीश कुमार ने कई बार नोटबंदी का समर्थन किया है। नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष के आंदोलन को लेकर तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों में भी मतभेद है। लेफ्ट पार्टियों ने कहा है कि वो 28 नवंबर को पश्चिम बंगाल में 12 घंटे का बंद बुलाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी बंद के खिलाफ है। तो सरकार के फैसले के खिलाफ ये विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा था। वैसे ममता बनर्जी 30 नवंबर को नोटबंदी के फैसले के खिलाफ पटना में धरना भी देने वाली है, लेकिन उनके धरने में ना तो जेडीयू के नेता आएंगे, ना ही आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव। पीएम मोदी ने आज फिर मन की बात की। इस बार पीएम ने मन की बात में नोटबंदी के फैसले पर ज्यादा जोर दिया। पीएम ने लोगों से कैशलेस सोसाइटी बनाने में मदद की अपील की। पीएम ने यह भी कहा कि 70 साल की बीमारी इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती। निर्णय इतना बड़ा है, इसके प्रभाव में से बाहर निकलने में 50 दिन तो लग ही जाएंगे और तब जाकर के नॉर्मल अवस्था की ओर हम कदम बढ़ा पाएंगे। 70 साल से जिस बीमारियों को हम झेल रहे हैं, उस बीमारियों से मुक्ति का अभियान सरल नहीं हो सकता है। पीएम ने गरीबों के जनधन खाते में अपना पैसा जमा कराने वालों को नसीहत दी। गरीबों को भ्रमित कर, लालच या प्रलोभन की बातें करके, उनके खातों में पैसे डाल करके या उनसे कोई काम करवा करके पैसे बचाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। आप गरीबों की जिंदगी के साथ मत खेलिए। पीएम ने कहा कि नोटबंदी के फैसले के बाद स्थानीय निकाय को भारी मात्रा में टैक्स मिला है। 13,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। पीएम ने किसानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि नोटबंदी के फैसले के बाद भी फसलों की बुआई ज्यादा इलाके में हुई है। पीएम ने नोटबंदी के फैसले के बाद बैंक और डाकघर के कर्मचारियों के कामकाज की तारीफ की। पीएम ने लोगों को कैशलेस लेन देन के लिए पड़ोसियों और रिश्तेदारों को जागरूक करने की अपील की। पीएम ने जम्मू कश्मीर में बोर्ड परीक्षाओं में 95% छात्रों की भागीदारी पर खुशी जताई। वैसे पीएम मोदी ने आज मन की बात में सूरत की उस शादी का भी जिक्र किया जिसमें बारातियों को सिर्फ चाय पिलाई गई थी। और याद दिला दो, जी न्यूज ने यह खबर पूरे देश को दिखाई थी। नोटबंदी के दौर में सादगी से भरी शादी भी हो सकती है। सूरत के रहने वाले भरत और दक्षा की इस पहल को जी न्यूज ने अपने शो डीएनए में दिखाया। सूरत के इस जोड़े ने अपनी शादी में आने वाले मेहमानों को सिर्फ चाय पिलाई और पानी पिलाया। इसके अलावा जिस सामुदायिक केंद्र में ये शादी हुई उसका किराया चुकाया गया। ये शादी उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो अपनी शादी में हजारों लाखों रुपए का खर्च कर देते हैं, कई बार उधार लेके भी खर्च करते हैं और ये खर्चा सिर्फ समाज को प्रभावित करने के लिए होता है, लोगों को दिखाने के लिए होता है, लोगों के बीच अपनी शान बघारने के लिए किया जाता है। पीएम ने आज मन की बात में शादी की तारीफ की।
लेकिन मुझे पता नहीं कि चाय पे चर्चा में शादी भी होती है। मुझे पता चला कि 17 नवंबर को सूरत में एक ऐसी शादी हुई जो शादी चाय पे चर्चा के साथ हुई। अच्छी तरह से सोचा कि हम जो भी फैसिलिटी से अच्छी तरह से शादी करने वाले थे वो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम शादी सिंपल रीत से हम शादी कर लेते। दक्षा और भरत की शादी नोटबंदी के ऐलान से पहले तय हुई थी। नोटबंदी के ऐलान के बाद दूल्हा दुल्हन के परिवार ने शादी टालने के बदले सादगी से करने का फैसला किया। 24 नवंबर को दक्षा और भरत ने सूरत के कम्युनिटी हॉल में शादी के 7 फेरे लिए। दक्षा और भरत की शादी में सिर्फ 500 रुपए का खर्च आया। लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ होंगे, लेकिन जानकारों का कहना है कि आर्मी चीफ बदलने से पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा। 29 नवंबर को जनरल राहिल शरीफ के रिटायर होने के बाद कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के सेना प्रमुख बनेंगे। बाजवा पाकिस्तान के 16वें सेना प्रमुख हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सेना प्रमुख के रूप में उनके नाम को मंजूरी दी। Suggestion that General Bajwa was chosen because of Kashmir, to my mind, would be misleading. It's not to suggest that there is going to be any major change in Pakistan's policy towards Kashmir. That is an institutional position. साफ तौर पे नजर आ रहा है कि ये नवाज शरीफ की चॉइस है। इस बारी वो कितने लकी होते हैं ये तो सभी बताएगा, लेकिन लगता है कि ये जो आर्मी चीफ है ये नवाज शरीफ के साथ इनका बर्ताव बहुत बेहतर होगा बनिस्बत राहिल शरीफ के। पूर्व सेना प्रमुख बिक्रम सिंह ने भारत को बाजवा से सावधान रहने को कहा है। बाजवा बिक्रम सिंह के मातहत अफ्रीकी देश कांगो में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में काम कर चुके हैं। जनरल बाजवा फिलहाल रावलपिंडी में सेना की प्लानिंग और ट्रेनिंग के आईजी हैं। जनरल बाजवा को कश्मीर और आतंकवाद से जुड़े मामलों में काफी अनुभवी बताया जाता है। आतंकवाद को लेकर बाजवा का रुख सख्त रहा है। वो आतंकवाद को पाकिस्तान के लिए भारत से बड़ा खतरा बता चुके हैं। बाजवा सेना की बलूच रेजिमेंट में है। इस रेजिमेंट ने बाजवा से पहले पाकिस्तान को 3 सेना प्रमुख दिए हैं। लेकिन जनरल राहिल शरीफ पिछले 20 साल में पाकिस्तान के पहले सेना प्रमुख है जिन्हें एक्सटेंशन नहीं मिला है। क्रांतिकारी नेता फिदेल कास्ट्रो की मौत से जहां क्यूबा और पूरी दुनिया शोक में डूबी हुई है, वहीं अमेरिका के मियामी में लोगों ने सड़कों पर उतरकर कास्ट्रो के निधन का जश्न मनाया। फिदेल कास्ट्रो के निधन का ऐलान होते ही मियामी की सड़कों पर जश्न शुरू हो गया। सैकड़ों लोग कास्ट्रो की मौत पर खुशी मनाने लगे। लोगों ने सड़कों पर गाड़ियों के हॉर्न और ड्रम बजाकर डांस करके और क्यूबा के झंडे लहराकर अपनी खुशी जाहिर की। लोगों ने आजादी के नारे लगाए। Appreciate this moment, okay? And just make sure and understand how important this is for the Cuban community. This is something that we're celebrating because he has caused pain on all generations of Cubans. Just the big changes that are coming for our country, the values and the laws. दरअसल कास्ट्रो की मौत पर जश्न मनाने वाले इन लोगों में से ज्यादातर वो हैं जिन्हें कास्ट्रो की सरकार ने क्यूबा से बाहर कर दिया था। क्यूबा से निकाले गए करीब 20 लाख लोग अमेरिका में रहते हैं। इनमें से 70% मियामी और इसके आसपास बसे हैं। इसलिए मियामी को लिटिल हवाना भी कहा जाता है। शुक्रवार रात 90 साल की उम्र में फिदेल कास्ट्रो का निधन हुआ। उनके भाई और क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्ट्रो ने सरकारी टीवी पर कास्ट्रो के निधन का ऐलान किया। 1959 में क्यूबा के तत्कालीन तानाशाह फुल्खेंशियो बतीस्ता को सत्ता से हटाकर फिदेल कास्ट्रो ने क्यूबा में कम्युनिस्ट सत्ता कायम की। सत्ता में आने के बाद करीब 5 दशक तक फिदेल कास्ट्रो को अमेरिका के विरोधी के तौर पर देखा गया। फिदेल कास्ट्रो का दावा था कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने उन्हें 600 से ज्यादा बार मारने की कोशिश की। 2008 में बीमारी की वजह से उन्होंने अपने छोटे भाई राउल कास्ट्रो को क्यूबा की कमान सौंप दी। फिदेल कास्ट्रो की बहन ने कहा है कि वो अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने क्यूबा नहीं जाएंगी। भाई के विरोध की वजह से वो पिछले 50 साल से ज्यादा वक्त से मियामी में रह रही हैं।